हेलो दोस्तों, मैं सल मिठू आप सबों का स्वागत करता हूं टारगेट एकेडमी 98 पर। दोस्तों, आज हम राज्यसभा से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं को लेकर आपके बीच आए हैं। इससे पहले वीडियो ये पार्ट 2 है, इससे पहले पार्ट 1 देख लीजिएगा, वो अपलोड है। और ये बहुत सी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। इसको एकदम व्यवहारिक समझ के अनुसार कि आपको समझ में आए, रट्टा नहीं मारना, देखिए आराम से समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आप रट लेने के बाद 2 महीना 3 महीने के बाद भूल जाएंगे, लेकिन एक बार समझ जाने के बाद आप इसे कभी नहीं भूलेंगे। तो हमारा पहला सवाल है राज्यसभा धन विधेयक पर अपनी सहमति कितने दिनों तक रोक सकती है। ठीक है, राज्यसभा धन विधेयक पर अपनी सहमति कितने दिनों तक रोक सकती है। ऑप्शन ए है 14, ऑप्शन बी है 15, ऑप्शन सी है 30, ऑप्शन डी है 40। तो याद रखिएगा दोस्तों, राज्यसभा धन विधेयक को 14 दिनों तक रोक सकती है, 14 दिनों से ज़्यादा नहीं रोक सकती है। अगर वह 14 दिनों के अंदर अपनी सहमति नहीं देता है तो यह विधेयक अपने आप ही राज्यसभा से पारित मान लिया जाएगा। तो हमारे संविधान में धन विधेयक की परिभाषा कौन से अनुच्छेद में दिया गया है? धन विधेयक की परिभाषा अनुच्छेद 110 में धन विधेयक का उल्लेख किया गया है। और एक चीज़ याद रखिएगा, धन विधेयक सर्वप्रथम लोकसभा में पास होता है, ठीक है, उसके बाद ही यह राज्यसभा में जाता है। वैसे कोई साधारण विधेयक पहले राज्यसभा में भी जा सकता है और लोकसभा में भी जा सकता है, लेकिन धन विधेयक सर्वप्रथम लोकसभा में पास होता है, ठीक है, उसके बाद ही यह राज्यसभा में जाता है। और अगर राज्यसभा 14 दिनों के भीतर अपनी अनुमति नहीं देता है तो यह मान लिया जाएगा कि यह राज्यसभा से भी पास हो गया। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा पारित मान लिया जाता है यदि उच्च सदन उस पर किसी समय सीमा में कार्य संपादन न करे। ठीक है, वही सवाल जो मैंने कहा कि लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा पारित मान लिया जाता है यदि उच्च सदन उस पर किसी समय सीमा में कार्य संपादन न कर सके। तो पहला ऑप्शन है 10, बी है 14, सी है 30 और डी है 40। तो अभी मैंने बताया था कि राज्यसभा 14 दिनों तक धन विधेयक को रोक सकती है। अगर वह 14 दिनों के अंदर अपनी अनुमति नहीं देता, यानी कि सहमति नहीं देता है, तो यह मान लिया जाएगा कि यह राज्यसभा से भी पास हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है 3, राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए है इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश प्राप्त करते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि राज्यसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? 245। उसमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, बाद बाकी 233 सदस्यों का निर्वाचन होता है। और कितने वर्षों के लिए निर्वाचन होता है? 6 वर्षों के लिए। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जाता। ठीक है, राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है। इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष पर अवकाश प्राप्त करते हैं, यानी कि रिटायर होते हैं, और उनके जगह पर नए सदस्यों का निर्वाचन होता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश प्राप्त करते हैं। ठीक है, आइए अगला सवाल है 4, राज्यसभा के लिए मनोनीत प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी। ठीक है, राज्यसभा के लिए मनोनीत प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी। ऑप्शन ए है नरगिस दत्त, बी है विजयंतिया माला, सी है हेमा मालिनी और डी है जयललिता। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, राज्यसभा के लिए मनोनीत प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी? नरगिस दत्त। ठीक है,
ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नरगिस दत्त राज्यसभा के लिए मनोनीत प्रथम फिल्म अभिनेत्री थी। ठीक है, आइए अगले सवाल के ऊपर। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से के संबंध में राज्यसभा को लोकसभा की अपेक्षाकृत अधिक अधिकार प्राप्त है। कहने का मतलब यह है कि जो चारों ऑप्शन दिया गया है उनमें से किसमें राज्यसभा को लोकसभा से अधिक अधिकार प्राप्त है। तो क्या है? पहला ऑप्शन ए, नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन करना। ये नई अखिल भारतीय सेवा होता क्या? ठीक है, नई अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख होता यह है कि नई अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 312 में किया गया। ठीक है, और यह नई अखिल भारतीय सेवा के अंतर्गत क्या आता है? ठीक है, IAS, IPS और IFS तीनों जो है ना नई अखिल भारतीय सेवाओं के अंतर्गत आते हैं। IAS क्या हुआ? इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। और IPS क्या हुआ? इंडियन पुलिस सर्विस। और IFS क्या हुआ? इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि IFS कभी कभी परीक्षा में एग्जाम में कन्फ्यूजन करने के लिए लिख देगा इंडियन फॉरेन सर्विस, मानी यानी कि विदेश सेवा। तो यह इंडियन फॉरेन सर्विस नई अखिल भारतीय सेवा में नहीं आता। ठीक है, अखिल भारतीय सेवा में 3 ही सेवा आते हैं, IAS, IPS और IFS। तो ऑप्शन नंबर 5 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए, नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन करना। इसमें नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन करने का अधिकार सर्वप्रथम राज्यसभा को। ठीक है, फिर ऑप्शन बी है क्या? संविधान का संशोधन करना। भारतीय संविधान में 3 प्रकार का संशोधन किया, और विशेष प्लस राज्यों के बहुमत से संशोधन। तो भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में कहा गया कि संविधान का संशोधन का उल्लेख किया गया? तो अनुच्छेद 368 में संविधान का संशोधन का उल्लेख किया गया। फिर ऑप्शन सी है धन विधेयक। धन विधेयक की परिभाषा संविधान के कौन से अनुच्छेद में दिया गया है? तो यह अनुच्छेद 110 में दिया गया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है, राज्यसभा को भंग करने में कौन सक्षम है? ठीक है, तो पहला ऑप्शन है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री, संसद का संयुक्त सत्र, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, राज्यसभा को राष्ट्रपति कभी भंग नहीं कर सकता है, तो ऑप्शन ए गलती हो गया। प्रधानमंत्री भी कभी भंग नहीं कर सकता, ऑप्शन बी भी गलती हो गया। संसद का संयुक्त सत्र भी भंग नहीं कर सकता है। किसी भी हालत में, चाहे आपातकाल लगे या कुछ भी हो, राज्यसभा भंग नहीं होता है, याद रखिएगा। जैसे ऐसे सवाल कन्फ्यूजन करने के लिए, स्टूडेंट को कन्फ्यूजन करने के लिए दिए जाते हैं कि ताकि छात्र कन्फ्यूजन हो। और ऐसे सवाल SSC 2003-4 बहुत से प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। तो आइए अगले सवाल के ऊपर चलते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या आएगा? 6 का ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, कुछ भी हो राज्यसभा भंग नहीं होती है। चलिए अगले सवाल के ऊपर चलते हैं। अगला सवाल क्या? राज्यसभा के सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है? तो ध्यान दीजिएगा, राज्यसभा के सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार किसको है? आप सबों को मालूम होना चाहिए कि राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, और मनोनीत कौन करते हैं? भारत के राष्ट्रपति। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति राज्यसभा के सदस्यों को मनोनीत करते हैं। ठीक है, चलिए अगले सवाल के ऊपर चलते हैं। 7 का ऑप्शन ए सही होगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस में राज्यसभा की कोई भूमिका नहीं होती है? ठीक है, निम्नलिखित में से किस में राज्यसभा की कोई भूमिका नहीं होती? किसमें नहीं होती राज्यसभा की कोई भूमिका? उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में नहीं। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्यसभा भी मतदान करते हैं। ठीक है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्यसभा भी मतदान करते हैं। दूसरा, अध्यक्ष के निर्वाचन। ठीक, तो याद रखिएगा, राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति। ठीक है, वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, और राज्यसभा का हाथों में नहीं होता है कि वह अध्यक्ष किसको बनाए। राज्यसभा का अध्यक्ष अध्यक्ष यानी कि सभापति कौन होता है? भारत के उपराष्ट्रपति। ऑप्शन सी है राष्ट्रपति के महाभियोग में। देखिए, राष्ट्रपति के महाभियोग में जितना अधिकार राज्यसभा को है उतना अधिकार लोकसभा को भी। ठीक है, दोनों के सहयोग से ही
राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगता है, यानी कि दोनों सदन में 2/3 बहुमत से राष्ट्रपति के का महाभियोग को पास करना पड़ता है। उसके बाद राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया लगती है। ठीक है, तो ऑप्शन 8 का क्या होगा? अध्यक्ष के निर्वाचन में। क्वेश्चन नंबर 8 का सही उत्तर क्या होगा? अध्यक्ष के निर्वाचन में राज्यसभा की कोई भूमिका नहीं होती है। आइए अगले सवाल के ऊपर चलते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सदन का सदस्य हुए बिना इसके अध्यक्ष के रूप में कार्य कर सकता है? बस वही सवाल है, अभी मैंने बताया कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। इसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद किसमें किया गया है? अनुच्छेद 64 तथा 89 में। ठीक है, 64 तथा 89 में उल्लेख किया गया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, यानी कि अध्यक्ष होता है, और और वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। ठीक है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। जब सदन वैसे भी उपराष्ट्रपति मतदान नहीं करते, लेकिन जब बराबर हो, मत बराबर हो, उस वक्त उपराष्ट्रपति मतदान करते हैं और वह एक निर्णायक मत देता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए, उपराष्ट्रपति। ठीक है, आइए अगले सवाल के ऊपर चलते हैं और अंतिम सवाल 10 नंबर का सवाल है, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में राज्यसभा के गठन का प्रावधान किया गया है? तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 79 में संसद का प्रावधान किया गया है। ठीक, 81 में लोकसभा का प्रावधान किया गया है। ये सब ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बहुत से प्रतियोगी परीक्षा में अनुच्छेद से भी सवाल पूछे जाते हैं, कि पूछ देंगे कि अनुच्छेद 81 में क्या है, अनुच्छेद 80 में क्या है, राज्यसभा का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में किया गया है। ठीक है, और राज्यसभा किस में है? अनुच्छेद 80 में। 80 में क्या है? राज्यसभा। ठीक है, 79 में संसद, 81 में लोकसभा और 80 में राज्यसभा। याद रहेगा दोस्तों। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा तथा अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा क्या, और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे न्यू वीडियो की अपडेट आपको मिलते रहे। और इस तरह के वीडियो को लेकर आपके बीच हम आते रहेंगे। तब तक के लिए अच्छे से पढ़िए। और इससे पहले भी मैंने पार्ट 1, पार्ट 2 राष्ट्रपति का 3 पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 3 वीडियो बनाए हैं। राज्यसभा का यह दूसरा वीडियो हुआ। सब हमारे प्लेलिस्ट से देख लीजिएगा। ये बहुत ही ज़रूरी है, उपयोगी है दोस्तों। बहुत से प्रतियोगी परीक्षा में आते हैं ऐसे सवालों को और हम छोड़ के आ जाते हैं, तो इसलिए ध्यान दीजिएगा, कोशिश कीजिए